तो चलो भैया मेरे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड सोल्यूशन का थर्ड लेक्चर। सेकंड और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीखा, यानी कि सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं जो यूज़ होंगे सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है इवोपोरेशन। देखो इवोपोरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विड ले लो, तो भैया एक बात हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी लिक्विड हो दुनिया का, हर एक लिक्विड किसी भी कंडीशन पर अपनी वेपर जरूर बनाता है। किसी भी कंडीशन का मतलब ये है, चाहे टेम्परेचर कुछ हो, चाहे प्रेशर कुछ हो, चाहे कंटेनर क्लोज्ड हो या ओपन हो, इससे मतलब नहीं। ऑल द लिक्विड्स इवोपोरेट। इवोपोरेट का मतलब वो अपनी वेपर जरूर बनाता है एट एनी कंडीशन। अच्छा ये क्यों होता है? जैसे सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो लिक्विड अपनी वेपर बना लेता है। तो इसी वजह से ऑल द लिक्विड्स इवोपोरेट एट एनी कंडीशन। द इवोपोरेशन प्रोसेस इज ड्यू टू दोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस which have sufficiently high kinetic energy at that moment। अब बात आएगी कि जो रेट ऑफ इवोपोरेशन है, यानी वेपर बनने की टेंडेंसी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होगा भैया, देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इवोपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन। ऐसे ही टेम्परेचर की बात करो। अच्छा टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो यार मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उड़ने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया पे। अच्छा सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे, जैसे सरफेस एरिया आपने बढ़ाया, मतलब पहले आप एक गिलास में पानी लिए रहो तो सरफेस एरिया उतना, और अगर आप भैया थाली में पानी ले लो तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अगर आप ध्यान दो, जैसे चाय है तो चाय को गिलास में लो और उसी चाय को अगर आप थाली में डाल दो या प्लेट में डाल दो तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो मॉलिक्यूल्स के वेपराइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। किस केस में? जब आप प्लेट में ले लोगे या थाली में ले लोगे। तो सरफेस एरिया बढ़ने से होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस बढ़ जाते हैं, जिससे उड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्केपिंग टेंडेंसी अलग चीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्या ये बोले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल जाएंगे अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस इंक्रीजेज, हेंस रेट ऑफ इवोपोरेशन, आर का मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज। लेकिन स्केपिंग टेंडेंसी जो है वो सेम रहेगी। ध्यान रखना, स्केपिंग टेंडेंसी रिमेन सेम। अब विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे भैया अगर आपको कपड़ा सुखाना हो, तो अगर कपड़ा सुखाना हो और अगर आप फैन चला दो तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैन चलने से वो वेपराइज जल्दी हो जाते हैं। तो इसका मतलब इवोपोरेशन जल्दी हो जाता है स्पीड बढ़ाने से। तो हम बोलते हैं विंड स्पीड बढ़ा देने से रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्रेटर द विंड स्पीड फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपोरेशन। ऐसे आ जाओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा ह्यूमिडिटी बताती है एटमॉस्फेयर में नमी।
जैसे अगर एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो जैसे गर्मी के महीने में भैया कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर में नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जल्दी कपड़ा सूख जा रहा है, इसका मतलब इवापोरेशन फास्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का कपड़े से। तो इसीलिए भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लेसर द ह्यूमिडिटी फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये तो इतनी बात हो गई भैया रेट ऑफ इवापोरेशन की और इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है उससे। अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है उसको आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, और इसी का भैया बहुत यूज होगा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में, इसलिए इसको आप लोग पूरा ध्यान से बहुत कायदे से सुने और समझें। जैसे देखो अगर आप कोई भी लिक्विड ले लें, भैया ध्यान देना, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा, ये हमारा लिक्विड है। अच्छा एक चीज तो होने पर रखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप कंटेनर क्लोज कर दो, अच्छा क्लोज करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा लिक्विड है तो ये सरफेस, भैया लिक्विड के सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और हमने क्या बोला ऑल द लिक्विड्स इवापोरेट एट एनी टेम्परेचर, मतलब हर एक लिक्विड या एनी कंडीशन बोले तो भैया लिक्विड अपनी वेपर बनाएगा। और जब ये लिक्विड अपनी वेपर बनाएंगे तो ध्यान से आप लोग समझें, लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर में जाएंगे तो यहाँ पर वेपर बनने लगे। अच्छा एक चीज हो, ऐसा नहीं होगा कि ये जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में गए सब के सब वेपर में ही रहेंगे। कुछ ऐसा भी होता है जो वेपर बन के वापस लिक्विड में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन। अब होता क्या है ध्यान देना, इनिशियली क्या हुआ भैया, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में गए तो लिक्विड का जो हाइट है वो थोड़ा सा डिक्रीज करे, लेकिन ध्यान देना लिक्विड का हाइट थोड़ा सा डिक्रीज करे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल वेपर के कंडेंस्ड होंगे, अच्छा तो थोड़ा सा इंक्रीज भी करेगा, थोड़ा सा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा तो उस वक्त यहाँ पर जो वेपर प्रेजेंट होगी और जो लिक्विड का लेवल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। तो अब एक बात जरा सोचो, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पर वेपर का अमाउंट बताओ समय के साथ नहीं बदलेगा, और अगर समय के साथ नहीं बदलेगा तो इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर मिल रहा होगा इस कंटेनर की दीवार पे वो भी चेंज नहीं होगा। तो उसी वक्त जो वेपर ने प्रेशर लगाया होगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए हमने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड व्हेन वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। अच्छा ये पॉइंट हमने लिख भी दिया है, इनिशियली बताओ भैया लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो लिक्विड का लेवल घटेगा, लेकिन कुछ
वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी चीज हमने लिख दी है यहाँ, वो भी आप लोग लिख लेना नोट्स में। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो भैया सबसे पहला है, अगर आप बात करें नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, तो रूल क्या बनेगा बताओ भैया। वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर लिक्विड का ज्यादा होगा व्हेन भैया इंटरमॉलिक्यूलर attraction between liquid molecule lesser हो। अब एक चीज हो, सेकेंड बात आएगी भैया टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर आप ध्यान दें तो भैया देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये इतना तो आपको पता है, हालांकि इसको देखो लीच एटलियर प्रिंसिपल से भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेपर का अमाउंट बढ़ेगा। अच्छा, वेपर का अमाउंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात और समझो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन घटेगा। तो इस वजह से ओवरऑल वेपर ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे भैया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बताओ बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें भैया कुछ पॉइंट्स की जो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कायदे से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हम स्टडी करते हैं बाय क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उसको बताने से पहले एक चीज और बताएं, जैसे मान लो ये कोई ए लिक्विड है, अच्छा तो यहाँ पर ए की क्या होगी, वेपर होगी। तो ध्यान देना ए लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा अपनी वेपर के साथ, और हमें ये इतना पता है भैया एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन या फिर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा, जब कोई इक्विलिब्रियम आता है तो उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम क्या होगा भैया बताओ, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, और या ये भी बोल सकते हैं, याद करो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp और Kc से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर प्रेशर का जिक्र हो रहा है तो इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, Kp। और Kp क्या होगा भैया, Kp क्या होगा, देखो अगर कोई प्योर लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास कितना लोगे, 1। तो हम बोलेंगे भैया प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय लिक्विड का एक्टिव मास, और लिक्विड का एक्टिव मास कितना, 1। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब भैया ध्यान देना बहुत कायदे से, हमें ये इतना पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर भी ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बात, सिंस वेपर नहीं, सिंस Kp इज फंक्शन ऑफ
temperature only, hence vapor pressure also depends on temperature only, मतलब टेम्परेचर। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। तो भैया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर स्टडी बाय भैया क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या, इसको पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, उसको आइए हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई फिजिकल चेंज हो, अच्छा फिजिकल चेंज में जैसे मान लो ए लिक्विड है और ये वेपर, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लें, जैसे H2O लिक्विड अपनी ही H2O वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो इस वक्त Kp इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ H2O वेपर, और या इसी को बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ क्या, गंगा जी। अब देखो यार, अब यहाँ पर फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ये लिक्विड से वेपर में गए। तो फिजिकल चेंज की अगर बात करें तो भैया फॉर फिजिकल चेंज ध्यान से देखना है एक चीज बिल्कुल कायदे से। फिजिकल चेंज में ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहला भैया देखो, मान लो लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा हो सकता है भैया सॉलिड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में। तीसरा हो सकता है कि देखो भाई लिक्विड वेपर हो गया, सॉलिड वेपर हो गया, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो एलोट्रोप्स हो, उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए। तो तमाम तरीके के फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है उसको आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखना भैया ध्यान से, बिल्कुल कायदे से। जैसे अगर आपको कोई भी लिक्विड दे दिया जाए और उसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होगा, तो वो क्या होगी इक्वेशन, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे ये सब पढ़ने से पहले एक चीज हो, ये इतना तो पढ़ा होगा भैया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होगा, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जीरो। और दूसरी बात ये कि जैसे ध्यान देना बहुत कायदे से, मान लो ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, और अगर ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है किसी टेम्परेचर पर, मान लो T1 टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, अच्छा तो इनकी कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये मान लो Ga है। और या एक काम करते हैं, एक हम जनरल प्रोसेस बताएं तो और बढ़िया रहेगा। ए लिक्विड और बी लिक्विड ना, हम मान लेते हैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी, थोड़ा और आसान हो जाएगा। मतलब जनरल बता दे रहे हैं, लिक्विड और वेपर का नहीं, हम जनरल बता दे रहे हैं, चाहे लिक्विड वेपर हो, चाहे सॉलिड वेपर हो, चाहे लिक्विड सॉलिड हो, पूरा जनरल बता दे रहे हैं। तो भैया देखो ए की कुछ गिब्स फ्री एनर्जी होगी, तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी Ga मान लो और इसकी क्या मान लो Gb। ये है एट T1 टेम्परेचर।
अच्छा, जब टेम्परेचर T1 था तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी Ga थी, इसकी Gb। हमने किया क्या, ध्यान से सुनना बात। जब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया T2, तो भैया जब टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है। तो जब टेम्परेचर चेंज कर दिया तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया वो हम मान ले रहे हैं, लेट ए की गिब्स फ्री एनर्जी हो गई Ga प्लस Bg, मतलब कुछ चेंज हो गया हो। ऐसे ही B की गिब्स फ्री एनर्जी Gb प्लस Bg। ये कब है भैया बताओ, जब टेम्परेचर T2 कर दिया तब। अच्छा एक बात और, पहले इक्विलिब्रियम रहा होगा T1 टेम्परेचर पर, और जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, ध्यान देना कायदे से, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा T2 टेम्परेचर पर, तो हमें ये इतना तो पता है एट इक्विलिब्रियम भैया डेल्टा G क्या होता है, 0। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम भैया डेल्टा G 0 होगा, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज 0 होगा। अच्छा बताओ, डेल्टा G क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी B की कितनी है, तो अगर लिखा जाए तो भैया आप क्या लिख देंगे, Gb प्लस Tgb माइनस, ध्यान देते रहना, और Ga प्लस Tgb इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दो, अच्छा इस वक्त क्या रहा होगा, T1 टेम्परेचर पर अगर देखा जाए एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं भैया, डेल्टा G 0 यहाँ भी होगा, और जब डेल्टा G 0 होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, Gb माइनस Ga इज इक्वल टू 0। तो Gb इज इक्वल टू क्या, Ga, ध्यान देते रहना। तो अगर आप ध्यान दें तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, Gb प्लस Tgb माइनस Ga माइनस Tgb इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ, Ga बराबर Gb है, तो भैया ये दोनों कट जाएंगे, और अगर ये दोनों कट गए तो क्या लिख दोगे, Tgb इज इक्वल टू Tg। अच्छा ये कब है, एट न्यू इक्विलिब्रियम। अब आप ध्यान दें एक चीज, ये थर्मोडायनेमिक्स से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो बहुत बढ़िया। भैया ध्यान रखना, रूल होता है ये Dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdP, ये फॉर्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और एंट्रोपी में ये पूरा रिलेशन बताता है। तो अगर आप भैया इस इक्वेशन से अगर आप A का लिखो तो क्या लिखोगे, Dga इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A इंटू dP माइनस एंट्रोपी ऑफ A इंटू dP। ऐसे ही अगर आप भैया Dgb अगर लिखो तो लिखोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ B dP माइनस एंट्रोपी ऑफ B इंटू dP। और हमें ये इतना पता है, देखो Dgb इज इक्वल टू Dg, तो एट इक्विलिब्रियम देखते रहना, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, Va dP माइनस SA dt इज इक्वल टू Vb dP माइनस SB dt। अच्छा इसको एक साथ ले लो, तो भैया अगर इसको एक साथ ले लिया जाए तो उसको इधर ले लो, तो क्या बनेगा, अगर आप ध्यान दें तो Va माइनस
dB इंटू dP। अच्छा इसको उधर ले लो तो ये क्या बन जाएगा SA माइनस SP इंटू dt। देखते रहना। अच्छा इसको चेंज भी कर सकते हो, माइनस से बदल दो तो माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, इसको बना सकते हैं dB माइनस VA इंटू dP इज इक्वल टू SP माइनस SA इंटू dP। अच्छा ये क्या हो गया डेल्टा S, ये क्या हो गया चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा B इंटू dP इज इक्वल टू, ध्यान देते रहना, डेल्टा S इंटू dt ये आ गया। तो चाहो तो इसको आप लिख सकते हो भैया डेल्टा B नहीं, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा B। अभी एक चीज और यहां पर आएगा, ध्यान देते रहना पूरा टाइम से भैया। हमें डेल्टा S इज इक्वल टू पता होता है Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T होता है। Q क्या है हीट ऑफ प्रोसेस। अच्छा हीट ऑफ प्रोसेस का ही दूसरा नाम होता है इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस। तो Q को आप डेल्टा H भी बोल सकते हैं, इसीलिए लिख देते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई T। तो डेल्टा S की जगह पर क्या लिख सकते हो, इसी वजह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dP बाई dt इज इक्वल टू भैया डेल्टा H अपॉन डेल्टा B इंटू T। यही कहलाती है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये जनरल फॉर्म है। अब आते हैं लिक्विड से वेपर में। तो अगर लिक्विड से वेपर में अगर आओगे तो